नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजन यूपीपीएससी पर। यदि आप आरओ प्री 2016, यूपीपीएससी 2020 और बीईओ प्री 2019 की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। इसके साथ ही आप आचार्य.com की साइट को भी विजिट कर सकते हैं और आप जो विजन यूपीपीएससी ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। यहाँ आपको सभी जानकारी मिल जाएगी, उसके साथ ही स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। तो हम पिछले 3 सेशन से मुग़ल साम्राज्य को डिस्कस कर रहे हैं। आज मुग़ल साम्राज्य से संबंधित ही हमारा लास्ट सेशन है और 200 MCQs हम इस पर डिस्कस करेंगे, हो जाएंगे आज हमारे कंप्लीट। ठीक है, तो आशा है आप लोग को पीछे भी समझ आया होगा। तो सबसे पहले आप लोग इस तरीके की एक टेबल बना लीजिएगा, जिसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर, योर आंसर, उसके बाद करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है, और मार्क्स। इस तरीके से लिखिए 1 2 3। आपका आंसर ABC, ADB, +1 और -1 और +1, इस तरीके से जो भी हो लिखिए और कमेंट में बताइए कि आपके कितने आंसर्स ठीक हुए हैं, कितना आप इसको सॉल्व कर पाए हैं। इससे क्या होगा, ये 2 वे कनेक्शन हो जाएगा कि मतलब आपको कुछ बताया गया, आपको कुछ पढ़ाया गया, तो आपने भी रिप्लाई किया कि आपको वो कुछ समझ में आया भी है या नहीं आया है। सिर्फ ऐसे ही 1 वे कनेक्शन मत रखिए, 2 वे रखिए। कुछ आपके डाउट्स हैं उनको पूछिए भी कमेंट में। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के काल की महत्वपूर्ण घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। सबसे पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी हुई, इसको बताना है। तो सबसे पहले उसने जो है दास प्रथा का अंत किया था। अकबर ने सबसे पहले दास प्रथा का अंत किया था। कब किया है, 1562 में। उसके बाद तीर्थ यात्रा को समाप्त किया 1563 में। उसके बाद जजिया कर को समाप्त किया 1564 में और फिर इबादत खाने की स्थापना की 1575 में। ठीक है, और इस तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही दिखाई देता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। अब आप जरा इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ें होती हैं उनको ख़त्म करते हैं। तो दास प्रथा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी उस समय पे, उसने पहले उसको ख़त्म किया, फिर तीर्थ यात्रा को, फिर जजिया कर को। कहीं ना कहीं ये इबादत खाने की स्थापना जो है इन सब चीज़ों से डिराइव हो रही है। वो जो है सर्वधर्म संभाव की तरफ आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ये पीछे की चीज़ें उसको लीड कर रही हैं। ठीक है, तो आंसर है हमारा यहाँ पर ए। चीज़ों को, हिस्ट्री को केवल रटना नहीं है, आप इसको समझने का भी प्रयास करिए। एकदम से तो उसका हृदय परिवर्तन हो नहीं गया होगा। आप याद करिए, अशोक का जब उसने इतना नरसंहार देखा उसके बाद ही तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ, तभी तो उसने धम्म की नीति अपनाई थी। तो इसी तरीके से इसका भी एकदम हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, धीरे धीरे हुआ है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अकबर की राजपूत नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साम्राज्य विस्तार के क्रम में उसने सबसे पहला आक्रमण मालवा पर किया था। सही स्टेटमेंट है बिल्कुल ये। सबसे पहला आक्रमण उसका मालवा पर ही हुआ है और वहाँ का शासक था बाज बहादुर। ठीक है, नेक्स्ट, अकबर ने सर्वप्रथम आमेर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, उन्होंने आमेर से अपना सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए और आमेर के जो शासक हैं भारमल की पुत्री हरखा बाई से उन्होंने विवाह किया था। सत्य कथन पूछा है, दोनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, अकबर के गुजरात आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है। उसने 1572 में गुजरात पर आक्रमण किया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसने गुजरात विजय की स्मृति में ही फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाया था और ये यहाँ पे सही स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है, आक्रमण का मुख्य कारण गुजरात की समृद्धि तथा विश्व व्यापार का प्रमुख स्थल होना था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है कि बहुत समृद्ध था गुजरात और अकबर ने सबसे पहले समुद्र वहीं पर जाकर देखा था। गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने पहली बार पुर्तगालियों से भेंट की थी। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, यहीं आके समुद्र देखा था और पुर्तगाली भी उसे मिले थे। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने आगरा नगर बसाया, गलत स्टेटमेंट है, आगरा को सिकंदर लोदी ने बसाया है।
और गुजरात विजय की स्मृति में उसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे डी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, अकबर की दक्षिण विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसकी दक्षिण नीति मूल रूप से साम्राज्यवादी थी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब विजय करने जा रहा है तो साम्राज्यवादी विस्तार के बारे में तो सोच ही रहा होगा, इसीलिए उसने दक्षिण विजय के बारे में सोचा। अकबर ने दक्षिण के राज्यों में खानदेश, अहमदनगर और असीरगढ़ को जीता था, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। खानदेश को क्या माना जाता था? प्रवेश द्वार माना जाता था। ठीक, नेक्स्ट, खानदेश को दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता था, सही स्टेटमेंट है, अभी हमने डिस्कस कर ही लिया। सत्य कथन पूछे हैं, तीनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा डी। और अकबर ने अहमदनगर के बहादुर शाह से संधि के फलस्वरूप बरार प्रदेश भी प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 5, अकबर की राजपूत नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है बताना है। अकबर की राजपूत नीति का उद्देश्य साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करना था, बिल्कुल सही है, उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे उनसे। दूसरा, अकबर ने राजपूत राजाओं को अपने सिक्के चलाने की छूट दी थी। क्यों वो अपनी, पहली बात, राजपूत राजा क्यों उसके सिक्के चलाएंगे? सबका अपना अपना प्रभुत्व होता है, और क्यों वो छूट देगा? ये बिल्कुल एब्सर्ड सा स्टेटमेंट है, यहाँ पे गलत है। अकबर ने सभी राजपूत राजाओं से स्वयं के सिक्के चलाने का अधिकार छीन लिया था और उनके क्षेत्रों में शाही सिक्कों का प्रचलन कराया था। ठीक है, उसने राजपूत राजाओं को बादशाह द्वारा प्रदत्त जागीर के अलावा अपनी पैतृक जागीर पर भी शासन करने का अधिकार दिया था। ये स्टेटमेंट ठीक है, राजपूत राजाओं को दिया गया था, लेकिन अन्य जो अमीर थे उनको नहीं दिया गया था। उनको जो वेतन के रूप में जागीर प्राप्त होती थी, केवल उन्हीं पे अधिकार था। और राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप ही अकबर ने तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर समाप्त कर दिए थे। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा भी, तीर्थ यात्रा कर पहले समाप्त किया है 1563 में, और 1564 में क्या किया है? जजिया कर समाप्त किया है। राजपूत नीति ही थी, वो क्या चाहता था कि राजपूतों से हम अपने जो है सहानुभूति प्राप्त करेंगे, ये सब करेंगे, क्योंकि राजपूत हिंदू हैं, थोड़ा सहानुभूति प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो शासन है वो उसे स्थायित्व मिलेगा, मतलब इनस्टेबिलिटी नहीं होगी, बार बार जो है साम्राज्य पे आक्रमण नहीं होंगे, किसकी तरफ से? राजपूतों की तरफ से। तो यहाँ पे बी स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट, अकबर की धार्मिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर के धार्मिक विचारों पर उसके शिक्षक अब्दुल लतीफ़ का विशेष प्रभाव था, सही है। और ये जो अब्दुल लतीफ़ थे वो कौन थे? सूफी विचारधारा से मानते थे, सूफी विचारधारा को मानते थे, सूफी। ठीक है, नेक्स्ट, अकबर ने उलेमाओं के विरोध को कम करने तथा राजस्व की गरिमा को बढ़ाने के लिए मजहरनामा की घोषणा की थी, ये भी सही है। अकबर ने धार्मिक मामलों को अपने हाथों में ले लिया और मजहर की घोषणा की, जिसका काम क्या था कि उलेमा जो मतलब धर्म में ज़्यादा इंटरफेरेंस करते थे उनका विरोध कम हो सके और राजा, ठीक है, उसकी जो है गरिमा बढ़ जाए। और मजहर का प्रारूप शेख मुबारक तथा उनके पुत्र फैजी और अबुल फजल ने तैयार किया था। ये फैजी और अबुल फजल क्या थे? अकबर में दरबार में थे, और ये क्या थे? लेखक थे, इन्होंने किताबें वगैरह लिखी हैं। इस घोषणा पर किसी भी धार्मिक विषय पर वाद विवाद की स्थिति में अकबर का आदेश सर्वोपरि होता था। मजहर की घोषणा के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल की उपाधि धारण कर ली थी। दोनों ही कथन सही हैं, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी। ये आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, दीन ए इलाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में दीन ए इलाही नामक नया धर्म चलाया था। ठीक है, आपको बताया था ना कि वो जो है सामंजस्य, सर्वधर्म, इस टाइप की बातें करने लगा था, लड़ाइयाँ ना हो, उसी के कारण उसने मजहर की घोषणा भी की थी। और एकेश्वरवाद पर आधारित था ये धर्म, यानी कि एक ईश्वर। ठीक है, इस दीन ए इलाही इस पे आधारित था। इसका प्रधान पुरोहित फैजी तथा इस धर्म को ग्रहण करने का दिन रविवार था। इस धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था, ना कि फैजी। फैजी नहीं, अबुल फजल। ठीक है, और रविवार का दिन सुनिश्चित किया गया था, सबकी छुट्टी होती है, सब आ जाएंगे धर्म को ग्रहण करने।
सही कथन पूछा है, केवल कथन एक सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दीन इलाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस धर्म में सूर्य की उपासना को प्रधानता दी गई थी। सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि वो अग्नि की पूजा, दीपक को नमस्कार, इस टाइप का जो विधान था, इसलिए क्या कहा गया, सूर्य की उपासना करिए। इस धर्म की असफलता का कारण तत्कालीन रूढ़िवादी परिस्थितियां थी। बिल्कुल सही है। कोई भी धर्म को आप जब नया स्टार्ट करते हो, उसको चलाने के लिए पीछे वाले जो होते हैं वो उस पर चोट करेंगे। हमने जैन और बौद्ध धर्म में भी देखा था, ब्राह्मण लोग चोट कर रहे थे। ठीक है, तो वो रूढ़िवादी थे कि शूद्र क्यों आएंगे, इस तरीके का करेंगे ये चीज़ें। तो रूढ़िवादी परिस्थितियाँ असफलता का कारण भी बनती हैं। अकबर की मृत्यु के बाद सभी ने अपना धर्म पुनः ग्रहण कर लिया था और हिंदू तथा मुसलमान दोनों ने इस नए संप्रदाय का विरोध किया था। ठीक है, वो क्यों चाहेंगे हिंदू की हमारी संख्या कम हो, मुस्लिम क्यों चाहेंगे कि हमारी संख्या कम हो। अकबर के बाद ये केवल नाम मात्र का धर्म रह गया था। नेक्स्ट, अकबर महदवी विचारों से सहानुभूति रखता था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। महदवी विचारों से इसलिए सहानुभूति रखता था, अकबर को मुल्लाओं के भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा था महदवी विचारों के कारण। ये क्या, सर्वधर्म संभाव से रिलेटेड कुछ विचार थे ये। सही कथन क्या है, तीनों कथन सही हैं, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अकबर द्वारा इबादत खाने में वाद विवाद हेतु आमंत्रित विभिन्न धर्मों के धर्माचार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जैन धर्म, हरि विजय सूरी और जिन चंद्र सूरी आए थे, सही है। पारसी धर्म के दस्तूर मेहर जी राणा आए थे, ठीक है। और ईसाई धर्म के कौन थे पादरी, पुर्तगाली पादरी कौन कौन थे, एक्वाविवा और मोन्सेरात, ये आए थे। ये हमने कल भी पढ़ा था, तीनों ही सही हैं, सुमेलित हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा डी। और हिंदू धर्म से कौन गया था, देवी तथा पुरुषोत्तम। आपको बताया था कि अकबर का इबादत खाना था जहाँ पे वो क्या करता था, वो सारे धर्म के लोगों से तर्क वितर्क करता था। ठीक है, उसको बाद में समझ में आया कि सारे धर्म जो है एक ही बात बताते हैं, तो अब क्या है, एक ईश्वर वाला धर्म दीन इलाही उसने निकाल दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने झरोखा दर्शन, तुलादान तथा पायवेस जैसी परंपराओं को आरंभ किया। सही स्टेटमेंट है, झरोखा दर्शन को किया था उसने। आप जो नूरजहाँ का महल है उसमें देखेंगे झरोखा दर्शन है। तुलादान क्या होता है कि कई बार फल से, अनाज से या सोने चांदी से तोला जाता है, उसे तुलादान कहते हैं। जो सामान आता है वो सब इस तरीके से दे दिया जाता है। जैसे एक पे कोई, माना अकबर बैठ गए हैं और दूसरे तराजू पर सामान रखा जाएगा, इसमें सोना चांदी भी हो सकता है, अनाज हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इसको बंद किया जाएगा, ये तुलादान होता है। अकबर का जितना वेट होगा उतना ही इधर वेट होना चाहिए और ये वाला सामान दान दे दिया जाता है। और जो राजा था धनानंद, वो अपने कोष में रख लेता था इस सामान को। ठीक, और पायवोस क्या होती है, पैर छूने की परंपरा। ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है। वैसे सिजदा और पैवोस उसने भी स्टार्ट किया था, किसने, बलबन ने। अकबर ने सिख गुरु रामदास को जमीन दान दी, यहीं पर कालांतर में अमृतसर नगर बसाया गया। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। रामदास का नाम याद रखिएगा, इनको दी थी। और यहाँ पर एक प्राकृतिक तालाब भी था। और जो आज स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल, वो अमृतसर में ही है। तो सही कथन पूछे हैं, दोनों कथन सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा सी। ये देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अपने राज्य में न्याय की जंजीर लगवाई थी। इससे पहले न्याय की जंजीर दिल्ली सल्तनत में किसने लगवाई थी, इल्तुतमिश ने। ठीक है, कि कोई भी आए घंटी बजाए उसको न्याय दिया जाएगा। तो इसमें लगवाई है मुगल शासन में जहांगीर ने ये लगवाई थी। जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही आगरे के किले में शाहबुर्जी और यमुना के किनारे खड़े पत्थरों के बीच एक न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई, जिसमें 60 घंटियाँ थीं। ठीक है, और इसके बारे में आईने जहांगीर, और इन्हीं घोषणाओं को आईने जहांगीरी भी कहा जाता है। आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 12, जहांगीर के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहांगीर ने सूरदास को आश्रय दिया था, सही स्टेटमेंट है।
और उन्हीं के संरक्षण में सूर सागर की रचना हुई थी। अब्दुल रहीम खान खाना जहांगीर के शिक्षक थे, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना थे। और थर्ड स्टेटमेंट है, खुसरो को समर्थन प्रदान करने के कारण जहांगीर ने सिखों के गुरु रामदास को फांसी की सज़ा दी थी, ये स्टेटमेंट गलत है। 1606 में खुसरो ने के विद्रोह का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने रामदास को नहीं, उन्होंने गुरु अर्जुन देव को संरक्षण प्रदान किया था। और जहांगीर ने बाद में, गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को संरक्षण दिया था, ठीक है, जिसके कारण जहांगीर ने उन्हें फांसी की सज़ा दी थी राजद्रोह के कारण। तो यहाँ पर क्या है, गुरु रामदास नहीं, अर्जुन देव। अर्जुन देव ने क्या किया, खुसरो को संरक्षण प्रदान कर दिया कि तुम मेरे यहाँ आके रह जाओ, कोई इशू नहीं है। इसके बाद इसने इसको फांसी दे दी थी। सत्य कथन पूछा है, 1 और 2 कथन सत्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 13, जहांगीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने ही सर्वप्रथम मराठों के महत्व को समझा और उन्हें मुगल अमीर वर्ग में शामिल किया, सही स्टेटमेंट है ये। और उसे क्या लगा कि मराठों की आवश्यकता है, वो बहुत बड़े योद्धा हैं, दक्षिण विजय अगर वो करना चाहेगा तो उसकी हेल्प करेंगे। और शिवाजी के जो पिता थे शाहजी, वो भी इसके समय पे मुगलों में रहे थे, अमीर वर्ग में, ठीक है, सरदार वर्ग में। तो स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। जहांगीर के समय ही, पिता के शासनकाल में ही पिता के खिलाफ विद्रोह करने की शुरुआत हुई, ये स्टेटमेंट ठीक है। आपको एक फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि यहाँ पे क्या हुआ है, लगातार अकबर के बाद जो जहांगीर है, जहांगीर ने अकबर के काल में, शाहजहां ने जहांगीर के काल में, और औरंगजेब ने शाहजहां के काल में विद्रोह किए हैं। और आप अगर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो कर्म के सिद्धांत में आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। सत्य कथन पूछे हैं तो आंसर हो जाएगा सी। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया था? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा भी जा चुका है। तो ये है टॉम्स रो, हमने सेकंड या थर्ड वीडियो में इसको डिस्कस भी किया है। तो ये टॉम्स रो है। और जो जहांगीर के शासनकाल में हॉकिंस कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में आया था, हॉकिंस भी आया था पर वो कंपनी की तरफ से आया था। कौन सी कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। और टॉम्स रो जो थे जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आए थे, ठीक है सर। टॉम्स रो आए दोनों थे, पर दोनों अलग अलग तरीके से, कह सकते हैं ये टाटा वालों की तरफ से, टाटा कंपनी की, और ये रिलायंस कंपनी की तरफ से, ठीक, इस तरीके से। और बर्नियर कौन था? बर्नियर एक फ्रांसीसी डॉक्टर था, ठीक। और हैमिल्टन एक कौन था? सर्जन था, जो फर्रुखशियर के दरबार में आया था। एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो एक्सप्लेनेशन में चीज़ें दी होती हैं उनको पढ़ना यहाँ पे ज़्यादा इफ़िशिएंट नहीं है, ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट उसका अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वही चीज़ें आपको पहले ही क्वेश्चन में बोल के बता दी जाती हैं। पर हाँ, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है तो आप वीडियो पॉज करके उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कोहिनूर हीरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोहिनूर हीरा आपको पता ही होगा, इस पर तो मूवीज़ भी बन चुकी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रखा था। ये जो है मुगलों के समय पे था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसे लूट के ले गए। देख लेते हैं। शाहजहां को यह हीरा मोहम्मद सैयद से प्राप्त हुआ, जो कि गोलकुंडा का वजीर था। सही है, दक्षिण अभियान के दौरान इनको मिला था ये। और लेकिन क्या हुआ, नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ तो नादिर शाह ने इसे लूट ले गया 1739 में। उसके बाद नादिर शाह की हत्या करके अहमद शाह अब्दाली ने इसे ले लिया। अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार आक्रमण किया 1761 तक भारत पे। और उसके बाद क्या हुआ, ये महाराजा रंजीत सिंह को मिल गया था, ठीक है। ये जो है हीरा उन्हें मिल गया था, लेकिन बाद में लास्ट में इसको कौन ले गया? लास्ट में इसको अंग्रेज ले गए थे और इंग्लैंड की महारानी को दे दिया था उन्होंने। लाहौर की संधि के अनुसार यह हीरा लाहौर के महाराजा द्वारा इंग्लैंड की महारानी को सौंप दिया गया। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। सत्य कथन पूछा है, इससे आंसर हो जाएगा हमारा सी। यहाँ पूरी कहानी है, आप इसको देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, शाहजहां के काल में उत्तराधिकार के लिए हुए युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्मत का युद्ध औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेनाओं तथा शाही सेना के मध्य हुआ था। दारा शिकोह के लिए लड़े थे ये लोग, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था, और मुराद बख्श की जो सेना थी, सम्मिलित सेनाओं ने शाही सेना के मध्य युद्ध किया था। शाही सेना हार गई थी। सही स्टेटमेंट है यहाँ पर। सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य हुआ, जिसमें औरंगजेब की पराजय हुई। ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर किसकी पराजय हुई थी? दारा शिकोह की पराजय हुई थी। इस युद्ध में दारा शिकोह की पराजय का मुख्य कारण क्या था? मुसलमान सरदारों का विश्वासघात तथा औरंगजेब की कुशल सैन्य नेतृत्व क्षमता। और एक और युद्ध हुआ था अजमेर के निकट देवराई में, जिसमें दारा शिकोह अंतिम रूप से पराजित हुआ और फाइनली पूरा शासन किसे मिल गया? गद्दी किसे मिली? औरंगजेब को। सत्य कथन पूछा है, केवल कथन एक सत्य है, इसलिए आंसर होगा हमारा यहाँ पर ए। क्वेश्चन नंबर 17, शाहजहां की धार्मिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने सिजदा तथा पैवोस की प्रथा समाप्त कर दी थी। सही है। और उसके स्थान पर उसने चहार तस्लीम की प्रथा शुरू कराई थी। इलाही संबत के स्थान पर हिजरी संबत चलाया था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। उसने हिंदुओं को मुसलमान गुलाम रखने से मना कर दिया था और हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर भी लगाया था। कुछ समय बाद उसको हटा भी लिया था और इलाही संबत हटाया था उसने और हिजरी संबत चलाया था। सही कथन पूछा है, दोनों कथन सही हैं, आंसर होगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 18, शाहजहां की धार्मिक नीति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? गौ हत्या निषेध संबंधी अकबर और जहांगीर के आदेश को उसने समाप्त कर दिया था। सही स्टेटमेंट है। उसने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की थी धर्म परिवर्तन के लिए। ये भी ठीक है, धार्मिक नीति है, ठीक है। शाहजहां ने झरोका दर्शन तथा तुलादान की प्रथा समाप्त कर दी थी। ये स्टेटमेंट गलत है। उसने इस प्रथा को बनाए रखा था। सिजदा और पैबोस की प्रथा समाप्त की थी। और चौथा स्टेटमेंट क्या है? वह नियमित रूप से मक्का और मदीना के मुल्लाओं को दान भेजता था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो यहाँ पे सी स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर होगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 19, शाहजहां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा लहरी के लेखक पंडित जगन्नाथ शाहजहां के दरबार में थे। सही है, शाहजहां के वो राजकवि थे गंगा लहरी। चिंतामणि कविंद्राचार्य तथा सुंदरदास उसके दरबार के प्रमुख हिंदू लेखक थे। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। सत्य कथन पूछा है, सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दारा शिकोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह कादरी सिलसिला से प्रभावित था। दारा शिकोह थोड़ा रिलीजियस स्पिरिचुअल टाइप का इंसान था। तो ये क्या था? सूफ़ी जो आंदोलन चला था उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड रहा और कादरी सिलसिला से काफ़ी प्रभावित था। शाहजहां ने उसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। स्टेटमेंट सही है। और उसके जो प्रसिद्ध संत थे मुल्ला, उसके आध्यात्मिक गुरु मुल्ला शाह थे। ये भी ठीक है। सत्य कथन पूछा है, आंसर हो जाएगा डी। तीनों ही कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मुगल काल में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमीरों को राज्य की ओर से दिए जाने वाला ऋण को ददनी कहा जाता था। ददनी क्या होता है? ददनी क्या होता है कि अग्रिम कोई चीज़ पहले ही एडवांस में पेमेंट कर देना। जैसे कोई किसान है, उसके खेत में आलू होने वाले हैं, ठीक है, वो आलू अपने बोएगा, तो कोई टोमेटो केचप वाला लेज़ वाले जाएं, जैसे एक किसान है ए, वो क्या बोएगा? पोटैटो, ठीक है। ये बी लेज़ कंपनी वाले इसके पास जाएं, जब वो पोटैटो बो ही रहा है तभी जाएं, कहें हम आपका सारा प्रोडक्शन जितना भी आप करेंगे 100 रुपये पर केजी में ले लेंगे। 1 किलो आलू 100 रुपये में आपके ले लेंगे। किसान कहेगा ठीक है। ये क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा एडवांस पेमेंट भी कर देंगे और इससे कहेंगे कि थोड़ा आलू इस तरीके के करना, थोड़े बड़े बड़े हों, चिप्स ज़्यादा अच्छे से आ पाएँ, बॉयल होने में जो भी उनकी रहेगी वो अपनी बता देंगे और इसको 1 लाख रुपए जो है अग्रिम दे करके आएंगे, 1 लाख, ठीक। तो ये होती है ददनी प्रथा। जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जो नील
के किसान थे, जो नील बोने वाले किसान थे, उनके साथ ये ददनी प्रथा बहुत चली थी। तो आपको लगता है ये ऋण तो है नहीं एक तरीके का। बी, जो लेस कंपनी वाले हैं वो कह रहे हैं ना कि हम थोड़े दिन बाद आपका आलू ले लेंगे सारा का सारा, आपको मार्केट मंडी घूमने की ज़रूरत नहीं है, आपका हमसे कॉन्ट्रैक्ट है, आप हमें अपना सारा आलू देंगे, भले उस समय मार्केट में आलू की कीमत क्यों ना 200 रुपये हो पर केजी, स्टिल आपको देना 100 ही रुपये पड़ेगा। तो ये कोई ऋण नहीं है ददनी, ये क्या है, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, एडवांस बिजनेस डील कह सकते हैं इसको। इसमें एडवांस में रुपए दे दिए जाते हैं, एडवांस पेशगी दे दी जाती है, जैसे शुद्ध हिंदी में कहा जाए, बिल्कुल जो लोकल हमारी लेमन लैंग्वेज है, बयाना देना किसी चीज़ का। तो यहाँ पे ये ऋण नहीं है। ऋण जो दिया जाता था राज्य की ओर से उसे मुसादात कहते थे, ना कि ददनी। ददनी किसे दी जाती थी, जुलाहों को दी जाती थी। पहले ही उनको दे दिए गए रुपए कि भाई आपके पास ये हुनर है, आप जाइए थोड़े रुपए लीजिए, कपड़ा खरीद के लाइए, रॉ मटेरियल सब लाइए और बनाइए, उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्शन होगा बाकी के रुपए हम तब देंगे। स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट, इस काल में शोरा मुख्यतः कोरोमंडल तट तथा बिहार से अन्य भागों में पहुंचाया जाता था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। शोरा क्या, शुगर से रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। शुगर आज भी कोरोमंडल तट की तमिलनाडु की तरफ सबसे ज़्यादा चीनी होती है, महाराष्ट्र में होती है, बिहार में होती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। गलत कथन पूछा है तो केवल कथन एक गलत है, इसलिए आंसर होगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 22, मुगल कालीन स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जवाहरात से जड़ने की परंपरा ही पित्रादुरा कही गई है। सही स्टेटमेंट है। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। जो दीवार होती है उस पर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बना दिए, फूल पत्ती बना दी, ये सब क्या है, ये संगमरमर के पत्थरों पर ये सब करते हैं, तो ये क्या कहलाती है, पित्रादुरा कहलाती है। अब हीरे जवाहरात की उनको भी जड़ दिया, जड़ावट कर दी, ठीक है, बहते पानी का प्रयोग किया, ये सब पित्रादुरा होती है। महलों तथा इमारतों में बहते पानी का प्रयोग सजावट के तौर पर किया गया है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और लास्ट है, हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। दीन पनाह क्या होता है, सबका, विश्व का शरण स्थल, ठीक। तीनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है, सही कथन ही पूछा है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस शासक ने किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। किला ए कुहना, इस मस्जिद का निर्माण कराया था शेर शाह सूरी ने। बी होगा यहाँ पर, शेर शाह सूरी ने इस मस्जिद का निर्माण कहाँ पर करवाया था, इसने दिल्ली का जो पुराना किला है उसके अंदर ही इस मस्जिद का निर्माण कराया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, हुमायूं के मकबरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह इकहरे गुंबद वाला मकबरा है, गलत है, इकहरा गुंबद नहीं है, जबकि उसमें 2 गुंबद हैं, दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है, गलत हो गया। 4 बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार इसी मकबरे में हुआ था, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। बाग पद्धति का प्रयोग हुआ था, पहले भी बाग बनाए जाते थे, सिकंदर लोदी का जो मकबरा है सासाराम में वहाँ पर है, लेकिन 4 बाग, पूरे एक बाग को 4 पार्ट में इस तरीके से, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा ऐसे 4 पार्ट में बांटने के कारण इसे 4 बाग पद्धति का पहला माना जाता है, सही है। इसे ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता था, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, 2 और 3 कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 25, मुगल कालीन चित्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हुमायूं कालीन चित्रकार मीर सैयद और अब्दुल समद हैं, सही है, ये स्टेटमेंट सही है युग्म। अकबर कालीन बिसनदास और मंसूर, ये गलत है, अकबर के काल में कौन था, दसवंत और पसावन थे, और जहांगीर के काल में बिसनदास और उस्ताद मंसूर थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे दोनों गलत हैं, सही सुमेलित नहीं है, वो पूछा गया है, तो 2 और 3 सही सुमेलित नहीं है, इसलिए आंसर होगा डी। यहाँ पे आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, मुगल कालीन उद्योग धंधों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मिट्टी के बर्तन कहाँ बनाए जा रहे हैं, बंगाल और आगरा में, गलत है। मिट्टी के बर्तन कहाँ बनाए जा रहे हैं, दिल्ली, बनारस और चुनार में, ठीक है। रेशम का उद्योग लाहौर और ढाका में, सही है, बिल्कुल, आगरा में भी है और बंगाल में भी है।
और इत्र का उत्पादन गुजरात और जौनपुर में। तो ये भी ठीक है, सही सुमेलित पूछा है तो 2 और 3 सही सुमेलित हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री जहाज़ों का निर्माण मुगल काल में बहुत उन्नत अवस्था में था। बिल्कुल नहीं था, अकबर ने तो पहली बार समुद्र ही देखा था। अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। उसके बाद तो पतन होने लगा, उनके उत्तराधिकारी उतने अच्छे नहीं थे। तो उन्नत अवस्था में कैसे हो गया? ये तो गलत स्टेटमेंट है। इवन बिल्कुल हाई टेक्नोलॉजी और उन्नत अवस्था में तो आज भी हम लोग अगर देखें तो अमेरिका और चीन के सापेक्ष थोड़ा पीछे ही हैं। तो उस समय कैसे होगा? तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी। अकबर ने समुद्री जहाज निर्माण के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी, ये स्टेटमेंट ठीक है। और औरंगजेब ने जाते जाते नौसेना तैयार कर ली थी। तो सही कथन क्या हो जाएगा यहाँ पर? केवल 2। आंसर हो जाएगा बी। मुगल काल में चेट्टी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? चेट्टी का मतलब संबंध था, सबसे पहले तो आप चेट्टी वर्ड देखिए, आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये वर्ड साउथ इंडियन है? दक्षिण भारत में ज़्यादा यूज होता होगा, ठीक है। तो चेट्टी का संबंध है व्यापारी वर्ग से। मुगल काल में जो थोक के व्यापारी को सेठ या सेठी, चेठी इस तरीके का वर्ड यूज किया जाता था। बोहरा और मोदी कहा जाता था। और खुदरा व्यापारी जो होते थे, रिटेलर्स, उनको वणिक कहते थे। आंसर होगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 29, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शाहजहां ने सिंचाई सुविधा के लिए नहर ए फैज का निर्माण करवाया। सही स्टेटमेंट है, क्योंकि दक्कन और गुजरात की तरफ जो वो गया वहाँ तो अकाल पड़ गया था, उससे निपटने के लिए उसने क्या किया? सिंचाई की सुविधा के लिए नहर बनवाई थी। और दूसरी नहर जो थी नहर ए साहिब की मरम्मत भी कराई थी। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ने के साथ ही कहाँ जाएंगे? सुदर्शन झील जो गुजरात में थी, उसको पूरा याद कर लीजिए, कैसे किसने बनवाई थी, किसने उसका जीर्णोद्धार कराया था और किस जगह पे थी। बस यही होता है रिवीजन। आपने कोई चीज़ पढ़ी, तुरंत आप उसको जो पीछे आपने कुछ पढ़ा है वहाँ से लिंक करके देखिए कि वो वाला आपको याद है या नहीं है। अगर नहीं याद है तुरंत गूगल करिए या अपनी वो बुक या कॉपी जो भी है आपकी, उसको खोल के देखिए। बस इसी तरीके से आपके जो रिवीजन्स होंगे, आपको चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। आप एग्ज़ाम में जो है आराम से लिख पाएंगे, क्योंकि मेन एग्ज़ाम में क्या है, आपको बहुत पढ़ के जाना होता है, बहुत बार मल्टीपल रिवीजन नहीं होगा, तो आप 3 घंटे में इतना सारा लिख कैसे पाएंगे? ठीक है, तो आपको ये नहर पढ़ने के साथ ही क्या पढ़ना, याद कर लेना है सुदर्शन झील के बारे में। ठीक, किसने क्या क्या कराया था। होप सो आप लोगों ने को याद होगा और आपने दिमाग में रिवाइज उसको कर लिया होगा। नेक्स्ट, मुगल काल में गन्ना, कपास तथा नील के उत्पादन पर अधिक दर पर मालगुजारी नकद रूप में देनी पड़ती होगी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ये सारी क्या दिख रही हैं? नकदी फसलें। नकदी फसलें, कैश क्रॉप्स आप लोग जानते होंगे, वरना ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देख लेंगे। सही कथन क्या है? दोनों कथन सही है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30, मुगल काल में तकाबी क्या था? तकाबी तो याद होगा, अभी हमने 2nd या 3rd वीडियो में ही देखा है। तकाबी एक प्रकार का ऋण था जो खेती के विस्तार के लिए दिया जाता था किसानों के लिए। ठीक है, तो ए सही है यहाँ पर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, मुगल काल में मंत्री परिषद के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का प्रयोग विजारत। मंत्री परिषद के लिए विजारत का प्रयोग किया जाता था। वजीर होता था ना, तो विजारत का प्रयोग किया जाता था वर्ड ने। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 32, मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मीर बख्शी सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था, हमें पता है, बिल्कुल सही है। सेकंड, सद्र उस सुदूर धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार था, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और उसका प्रमुख कार्य क्या होता था? दान पुण्य की व्यवस्था करना, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना, एक्सेट्रा। मुहत्सिब क्या था? नैतिक धर्म के बारे में हमें समझाता था। ठीक है, तो प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करता था। तो यहाँ पे क्या देखा है? सार्वजनिक आचार नियंत्रक, सही स्टेटमेंट है। तो सुमेलित पूछा है, तीनों सही सुमेलित हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। ये देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 33, मुगल कालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकदर परगने का वित्त अधिकारी होता था तथा किसानों से
लगान वसूल करना उसका प्रमुख कार्य होता था। सिख काफ़ी सारे उसमें बटा हुआ था ना, जैसे आजकल हम लोग बटे हुए गांव पंचायत इस तरीके से, उस तरीके से वहाँ भी बटा हुआ था, सिख परगना। तो ये स्टेटमेंट पहला वाला यहाँ पे गलत है। परगने का वित्त अधिकारी नहीं होता था। वित्त अधिकारी राजस्व वसूल कौन कर रहा था? आमिल या करोड़ी। ठीक है, वित्त अधिकारी लगान वसूल करने का काम आमिल या करोड़ी का था। हमने इसको पहले पढ़ा है। और आमिल क्या काम कर रहा है? परगने का मुख्य अधिकारी होता था तथा उसका कार्य परगने में शांति व्यवस्था स्थापित करना होता था। ये भी गलत है। शिकदार ये काम करते थे। तो मैच द फॉलोइंग में सही होता। कौन सा कथन सही है? दोनों ही कथन सही नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 34, मुगल काल में कारखानों के प्रशासन की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस विभाग की थी? किस विभाग की थी मुगल काल में कारखानों से संबंधित जानकारी? तो ये थी दीवाने बयूतात। ये वर्ड्स पूछे जाते हैं। दीवाने बयूतात क्या करता था? सरकारी अधिकारी, मुगल काल में कारखानों पर सरकारी अधिकारी जो था निगरानी रखता था, और एक विभाग था दीवाने बयूतात। जैसे आजकल आयुष मंत्रालय बन गया, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बन गई, ये सब बन गए। और इसके प्रमुख को क्या कहते होंगे? दीवाने बयूतात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार नामक द्वैध मनसब प्रथा प्रारंभ की थी। सही स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? ये प्रारंभिक वर्षों में नहीं की थी, उसने ये अंतिम वर्षों में की थी। ठीक। नेक्स्ट, जात शब्द से व्यक्ति के वेतन तथा पद की स्थिति का बोध होता है। सही है। और सवार शब्द से क्या पता चलता है? घुड़सवार दस्तों की संख्या का बोध होता है। ये तो वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है, तो ये भी ठीक है। सत्य कथन पूछे हैं, केवल कथन 2 और 3 सत्य हैं। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 36, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने भूमि मापन के लिए तनव रस्सी के स्थान पर जरीब का इस्तेमाल प्रारंभ कर दिया था। सही है। जरीब क्या होती है? बांस का डंडा होता है जिस पर लोहे की कड़ियाँ जुड़ी होती हैं। ठीक है, जरीब का प्रयोग करने वाला अकबर पहला शासक था। ध्यान रखिएगा। कनकूत प्रथा में खेत को मापने के बाद प्रति बीघा पैदावार का अनुमान लगाकर राजस्व निर्धारित किया जाता था। ये भी ठीक है, रस्सी से पहले नाप लेते थे, ठीक है, और उसके बाद प्रति बीघा पैदावार का अनुमान लगा लिया जाता था और राजस्व लिया जाता था। ये जो वर्ड कनकूत है ना, कनकूत और जब्ती, इसके कारण एक बार यूपीएससी में, याद नहीं है 15 या 16 में, यूपी पीसीएस में 2015 या 16 में ऐसा क्वेश्चन आया था, और बहुत ज़्यादा इस पे बहसबाजी हुई थी कि कौन सी प्रथा सही है कौन सी गलत है। ठीक है, तो ये कनकूत, जब्ती, इन सब वर्ड्स को बहुत ध्यान से याद रखिएगा। और एक्सप्लेनेशन में आपको काफ़ी कुछ बताया भी गया है। हर चीज़ ज़रूरी नहीं है लिखी ही गई है, यहाँ पर कुछ कुछ मुंह से बोल के भी आपको ओरली बताया गया है, तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा। सत्य कथन पूछे हैं, दोनों कथन सही है। आंसर हो जाएगा सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37, मुगल काल में बोहरा का संबंध किससे है? बोहरा ये क्या है? बोहरा का संबंध है व्यापारियों से। हमने पढ़ा भी था बोहरा, मोदी, और एक तीसरा वर्ड कौन सा है? चेट्टी। इनका संबंध व्यापार है। और ये कौन से थे? मुख्यतः समुद्री व्यापार में लगे मुस्लिम थे ये बोहरा जो थे। क्वेश्चन नंबर 38, मुगल काल की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने आंतरिक व्यापार पर लगने वाले राहदरी कर को समाप्त कर दिया। सही स्टेटमेंट है। और इस काल में नील की खेती के लिए गुजरात प्रसिद्ध था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। कौन से कथन सत्य हैं? दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 39, मुगल काल के व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल काल में मुख्यतः नील, शोरा, अफीम तथा सूती वस्त्रों का निर्यात होता था। बिल्कुल सही है। और सोना, चांदी और घोड़े आयात होते थे। इस काल में सोना चांदी का आयात किया जाता था। सही है। इतना ज़्यादा सोना चांदी, क्योंकि हम चीज़ें अपनी देंगे तो वो लोग पेमेंट करेंगे उसमें। अब तो डॉलर में करते हैं, पहले इसी में पेमेंट करते थे। इतना सोना चांदी बढ़ गया था कि बर्नियर ने लिखा था, विश्व के प्रत्येक भाग में चक्कर लगाने के बाद सोना चांदी अंत में भारत की दलदल में दफन हो जाता है। इसीलिए सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। सही कथन क्या है? दोनों कथन सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 40, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में अस्पा और सूची 2 में विशेषता दी है। दो अस्पा क्या है? सिंह अस्पा और दो अस्पा हमने पढ़ा था, किसने स्टार्ट किया था? ये जहांगीर के काल का है। तो दो अस्पा, दो सैनिकों के मध्य एक घोड़ा, ठीक, सॉरी वह ये नहीं, दो सैनिकों के मध्य नहीं, दो अस्पा मतलब जिसके पास दो घोड़े हैं। वेट, दो अस्पा का क्या मतलब हुआ? वह घुड़सवार जिसके पास दो घोड़े हैं। सिंह अस्पा का मतलब क्या हो गया? जिसके पास 3 घोड़े थे, हमने इसको कल देखा था। यक अस्पा का मतलब होगा वह घुड़सवार जिसके पास एक घोड़ा है और निम्न 2 सैनिकों के बीच एक घोड़ा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, 4 3 2 1। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 41, पुरंदर की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरंदर की संधि, यह संधि शाहजहां और शिवाजी के मध्य हुई थी। गलत स्टेटमेंट है। यह औरंगजेब ने जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था और उनके बीच हुई थी। किसके बीच? जयसिंह और शिवाजी के बीच। कल हमने देखा था जयसिंह जो है हमेशा दक्षिण अभियानों में गया था, पर उसके नेतृत्व में अभियान ज़्यादा सफल नहीं हुए, इसलिए जब औरंगजेब अपने दक्षिण अभियान के लिए गया तो जयसिंह उसके साथ नहीं था। और ये पुरंदर की संधि जो है शिवाजी के विरुद्ध भेजा था, तो जयसिंह विजयी हुआ और शिवाजी ने से पुरंदर की संधि की। इस संधि की शर्तों में संभाजी को मुगल दरबार में 5 हजारी मनसब तथा जागीर देना स्वीकार किया गया था। स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सत्य कथन पूछा है, केवल बी कथन सत्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। सेकंड कथन सत्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 42, औरंगजेब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये जो असत्य सत्य डेरिवेटिव वर्ड है उसको अंडरलाइन किया करिए। उसने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो शरिया को बहुत ज़्यादा मानता था। जो भी चीज़ उससे शरा के कानूनों से अलग होती थी उसको वो हटा देता था। वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था, ठीक। उसका प्रमुख लक्ष्य भारत को दार उल हर्ब से दार उल इस्लाम में बदलना था। दार उल हर्ब का मतलब है काफिरों का देश और दार उल इस्लाम का मतलब है इस्लाम का देश। सही है। उसने हिंदुओं पर से तीर्थ यात्रा कर हटा लिए, गलत है। उसने तीर्थ यात्रा कर लगाया, ना कि हटाया था, ठीक है, हिंदुओं पर उसने, क्योंकि वो शरिया को मानता था, कुरान को। नेक्स्ट, उसने सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। ये स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। उसने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगवाया, लेकिन सती प्रथा को बंद करवाने के लिए पूरे प्रयास किए थे और पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया था। बाद में ये दोबारा शुरू हो गया होगा, जो कि इतना राजा राम मोहन रॉय को कोशिश करनी पड़ी। तो यहाँ पे सी स्टेटमेंट ठीक गलत है, तो असत्य कथन पूछे, आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 43, औरंगजेब की धार्मिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धार्मिक नीति देख लीजिए। उसने कलमा खुदवाना, पारसी, नववर्ष, नौरोज तथा सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया था। सही है। कलमा क्या होता है? कुरान की आयतें जो होती हैं उनको लिख दिया जाता है, तो इसने इन सब चीज़ पर रोक लगा दी। संगीत समारोह बंद करा दिए थे। शराब पीने, जुआ खेलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? उसने मुस्लिम व्यापारियों से 2.5% जबकि हिंदू व्यापारियों से 5% की दर से कर वसूला था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है? कट्टरता के बावजूद उसने मंदिरों को क्षति न पहुंचाने के आदेश दिए। ये स्टेटमेंट गलत है। खुद ही विश्वनाथ मंदिर को उसने तोड़ा है, काशी का जो विश्वनाथ मंदिर है, बहुत सारी जगहों को और तोड़ा है, और तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। सत्य कथन पूछा है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सत्य कथन कौन कौन से? 1 और 2। आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, औरंगजेब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने झरोका दर्शन तथा तुलादान की प्रथा समाप्त कर दी। सही है। और ये सब प्रथा कब स्टार्ट हुई थी? अकबर के टाइम पे। उसने हिंदुओं पर पुनः जजिया लगाया था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और 1679 में उसने जजिया कर लगाया और 1704 के में दक्कन से हटा भी लिया था। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। सी इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, सतनामी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन हमें बताने हैं। यह विद्रोह सतनामी नामक धार्मिक संप्रदाय ने किया। सही बात है।
ये सतनामी जो थे वैरागियों का एक पंथ था और इनकी स्थापना नारनौल में हुई थी। इनका विश्वास क्या था? शुद्ध अद्वैतवाद में इनका विश्वास था। सतनामी में अधिकतर किसान, दस्तकार व नीची जाति के लोग थे। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। देखिए, जो ऊंची जाति के लोग, ब्राह्मण ये सब होंगे, वो हिंदू धर्म में हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, विशेषाधिकार मिले हुए हैं, इसलिए वो क्यों किसी दूसरे धर्म में जाएंगे। नेक्स्ट, इन्हें मुंडिया नाम से भी जाना जाता था। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक है। तो सत्य कथन पूछे हैं, तीनों ही कथन सत्य हैं, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, औरंगजेब के समय हुए प्रमुख विद्रोहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औरंगजेब के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह जाटों ने किया था। सही है। आगरा और दिल्ली क्षेत्र के जो जाट थे उन्होंने किया था, और आर्थिक कारणों से, क्योंकि इतना पैसा खर्च हो चुका था। जो पिछले इनके पूर्वज थे वो इतनी इमारतें और सब बनवा के गए थे, दक्कन विजय करने के लिए प्रयासरत थे, तो बहुत धन खर्च हो चुका था और आर्थिक कारणों से ये विद्रोह हुआ था। उसके काल में हुए पश्चिमोत्तर के अफगान विद्रोह का उद्देश्य पृथक अफगान राज्य की स्थापना करना था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और लास्ट है, सिख विद्रोह औरंगजेब के काल का अंतिम विद्रोह था। यहाँ पर भी ठीक है, और केवल एकमात्र ये विद्रोह था जो धार्मिक कारणों से हुआ था, और मुगल साम्राज्य द्वारा गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड देने के पश्चात शुरू हुआ था। सत्य कथन पूछे हैं, तीनों ही कथन सत्य हैं, आंसर होगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 47, मुगल कालीन अधिकारी हैं और उनसे संबंधित कार्य और विभाग बताए गए, इनको हमें सुमेलित करना है। तो मीर आतिश क्या काम करते हैं? आतिश, समथिंग रिलेटेड विद आतिशबाजी, तो शाही तोपखाने का प्रबंधन करते हैं। अर्ज कर रहे हैं, किसी से कोई आवेदन पत्र भेज रहे हैं, तो इनका काम है आवेदन पत्रों का प्रभारी। मीर ए बहर, बहर कौन है? जल सेना के प्रधान हैं। और मीर ए बर्र मतलब वन विभाग के अधीक्षक हैं। तो यहाँ पे 4, 3, 2, 1 सही है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए सही उत्तर है। नेक्स्ट 48, मुगल कालीन उच्च अधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मीर ए सामा क्या करते थे? घरेलू मामलों के प्रधान होते थे। जैसे सम्राट का जो फैमिली है, घरेलू मामलों से मतलब होम मिनिस्ट्री वाला नहीं, उनकी फैमिली में, महल में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, ये सब चीज़ें देखना होता है। इतने बड़े बड़े महल हैं, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होती होंगी, जैसे अंबानी के घर में 600 नौकर, ऐसा सुना जाता है, और रहने वाले 4-5 लोग, तो उसी तरीके से इनके साथ भी था। ठीक है, मीर ए सामा ये काम करते थे। हरकारा क्या करते थे? ये जासूस होते थे और संदेशवाहक होते थे, तो ये यहाँ पे गलत है। और मुशरिफ कौन थे? लेखा अधिकारी थे, राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे। ये सही है। सही सुमेलित पूछा है, तो 1 और 3 सही सुमेलित हैं, इसलिए आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 49, दारा शिकोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दारा शिकोह ने भगवद गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया था। सही स्टेटमेंट है। देखिए, पहले तो लड़ाई कर रहा था कि ये करना है, हमें राज्य चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? ये कादरी संप्रदाय से जुड़ गया, और फिर उसने इस तरीके के जो संस्कृत ग्रंथ हैं पूजा पाठ में अपना आ गया। दारा शिकोह ने मज्म उल बहरीन की रचना की। ये स्टेटमेंट भी सही है। मज्म उल बहरीन क्या है? अच्छा, बहरीन कहाँ पे पड़ता है? ये कह सकते हैं खाड़ी देश है एक तरीके से। तो 2 समुद्रों के संगम की रचना की बहरीन। थोड़ा सा ये सब चीज़ें ना, वर्ड्स को बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। और लास्ट है, उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर्र ए अकबर नाम से किया। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, अपने दादा के नाम पे। सत्य कथन पूछे हैं, तीनों कथन सत्य हैं, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का, मुगल कालीन करों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राहदारी कर, आपको पता है। आंतरिक पारगमन का मतलब क्या हो गया? आने जाना, आवागमन जो होता है। इंटरनल मतलब कंट्री में, जैसे हम लोग टोल टैक्स देते हैं ना, उसी तरीके से। सही है। पानदारी यानी कि व्यापारिक चुंगी। अववाव, शिल्पियों पर लगाया जाने वाला विशेष कर, ये यहाँ पर गलत है। ये क्या था? अववाव स्थानीय कर था, एक स्थानीय कर। तो सही सुमेलित कौन कौन से हैं? 1 और 2 सही सुमेलित है, आंसर हो जाएगा बी।
यहाँ पे आप देख सकते हैं। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा और कितने आंसर्स ठीक हुए। थैंक यू वेरी मच।